हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। रक्त समूह वाला टॉपिक हमने चालू कर रखा था, ब्लड ग्रुप वाला। और ब्लड ग्रुप में हमने जो ब्लड ग्रुप थे, दो टाइप के ब्लड ग्रुप थे, ए बी और आर एच। उनकी टेबल तैयार की थी इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर, यानी कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मैंने पढ़ाए थे, ए बी और ओ। फिर वो 8 टाइप के हो गए थे अकॉर्डिंग टू पोजिशन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आर एच, यानी कि आर एच की उपस्थिति और RH की अनुपस्थिति के आधार पर वो रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। जैसे A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। ऐसे कुल मिला के हमने कितने रक्त समूह पढ़े थे? 8। उनकी टेबल तैयार की थी और लास्ट में मैंने वीडियो एंड किया था कि कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। उस पर कुछ क्वेश्चन करने हैं आज, मतलब उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। एक बार आप ध्यान देना, पहले वो टेबल एक बार मैं वापस बना रहा हूं जो जिसमें रक्त दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। एक तो एक ब्लड ग्रुप था ए, एक था बी, एक था ए बी और एक था ओ। अब ए वाला किसको रक्त दे सकता है? ए वाला एक तो ए बी को रक्त देगा, एक ए को रक्त देगा। लेगा किससे? ओ से लेगा और ए से लेगा। ये बातें हो चुकी है पिछली वीडियो के अंदर। बी वाला किसको रक्त देगा? बी वाला भी ए बी को देगा और बी को देगा। लेगा किससे? ओ से लेगा और बी से लेगा। ए बी वाला सिर्फ रक्त दे सकता है किसको? ए बी वाले को। और ए बी वाला लेगा किससे? सबसे ले सकता है, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा। ओ वाला सबको रक्त दे सकता है, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। लेगा किससे? ओनली ओ से। ऊपर वाली लाइन देने के लिए है, नीचे वाली लाइन लेने के लिए। अब ध्यान देना, ये हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में कि जो ए वाला है वो रक्त किसको दे सकता है? ए बी को, ए को ले किसा सकता है? ओ से, ए से। ऐसे बी की पोजीशन हम पता लगा लेंगे। ए बी सिर्फ रक्त दे सकता है ए बी को और लेता सबसे है। इसीलिए ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही बोला जाता है। ओ वाला सबको रक्त देता है लेकिन लेता किससे? ओ से। रक्त सबको देता है, इसीलिए ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति, मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम अजय है और दूसरे व्यक्ति का नाम विजय है। एक व्यक्ति का नाम अजय है तथा दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? विजय। जो अजय है ना, अजय, उसका ब्लड ग्रुप है ए और जो विजय है उसका ब्लड ग्रुप है बी। अजय का रक्त समूह ए है, विजय का रक्त समूह बी है। अगर अजय विजय को रक्त दे दे तो मतलब ए वाले ने बी वाले को रक्त दिया है, जबकि ए वाला किसको रक्त दे सकता है? या तो ए को या फिर बी को। तो फिर अगर उसको रक्त दे दे बी वाले को तो क्या हो जाए? यही चीज हमें समझना है, तो ध्यान देना। एक तो होता है दाता, एक तो होता है दाता और एक होता है ग्राही। जो ब्लड देगा, जो ब्लड लेगा, उन दोनों के बीच में अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो एक रक्त देने वाला होता है, एक रक्त लेने वाला होता है। तो ध्यान रखना, दाता, जो दाता होता है ना, दाता, उसके रक्त समूह का एंटीजन देखा जाता है। जब किसी को रक्त दिया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा रक्त लिया जाता है, तो जो दाता होता है ना, उस दाता का एंटीजन देखा जाता है। एंटीजन का मतलब उस दाता का ब्लड ग्रुप क्या है, उसका रक्त समूह क्या है, उसका एंटीजन देख लो। तो दाता का क्या देखा जाता है? एंटीजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, नोटिस करना इस चीज को। दाता का क्या देखा जाता है? एंटीजन, दाता का एंटीजन। ग्राही का क्या देखा जाता है? एंटीबॉडी। ग्राही का क्या देखा जाता है? एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी देखे जाते हैं। दाता का एंटीजन, ग्राही का एंटीबॉडी। अब देख लेना दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है। दाता का एंटीजन देख लेना, ग्राही का एंटीबॉडी देख लेना। और ध्यान रखना, जो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलेंगे ना, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलेंगे तो समान प्रकृति के नहीं आने चाहिए। समान प्रकृति के नहीं आने चाहिए, असमान प्रकृति के आने चाहिए। देखो कैसे, क्वेश्चन होने के बाद समझ में आएगा। अब सोचो, यहाँ पर दाता कौन है? अजय। अजय क्या है यहाँ पे? दाता। विजय क्या है यहाँ पे? ग्राही। अजय दाता है और विजय क्या है? ग्राही है। ठीक है, अब ये जो
दाता है, जो अजय है, दाता का ब्लड ग्रुप क्या है? ए। तो दाता का क्या देखा जाता है? एंटीजन। ए का एंटीजन क्या होता है? एंटीजन के आधार पर तो रक्त समूह चेक करते हैं या रक्त समूह बनाते हैं। ए का एंटीजन ए ही है। ए का एंटीजन क्या है? तो दाता का देख लिया एंटीजन, इसका एंटीजन है ए। ग्राही का एंटीबॉडी क्या है? बी। ग्राही का रक्त समूह क्या है? बी। और ग्राही का क्या देखा जाता है? एंटीबॉडी। तो ग्राही का रक्त समूह बी है, तो एंटीबॉडी तो विपरीत होता है ना। बी का एंटीबॉडी क्या है? वो टेबल में देखना आप जाके, आपको टेबल करवाई हुई ना, टेबल में ढंग से देखना। बी का एंटीबॉडी क्या है? बी का एंटीबॉडी स्मॉल है, तो इसका देखोगे, इसका तो देखोगे एंटीबॉडी, क्योंकि ग्राही है ना, तो ग्राही का एंटीबॉडी देखते हैं। और दाता का क्या देखा जाता है? एंटीजन। एंटीजन इसका ए है, इसका बी का एंटीबॉडी क्या होता है? स्मॉल है। तो ये दोनों समान प्रकृति के हैं, ये दोनों समान प्रकृति। समान प्रकृति का मतलब ये भी है, ये भी है। जबकि मैंने कहा था कि समान प्रकृति के नहीं आने चाहिए, समान प्रकृति के नहीं आने चाहिए। एंटीजन एंटीबॉडी असमान प्रकृति के होने चाहिए। ए वाला, ये दोनों समान नहीं हो सकते। अगर समान होगा तो प्रतिरक्षा नहीं बन पाएगी। ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? असमान, लेकिन समान है। अगर ये वाला प्रोसेस हो जाता है तो फिर ग्राही को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो दाता था ना, उसने तो ब्लड दे दिया, तो दाता के शरीर में तो कोई हलचल पैदा नहीं होने वाली। हलचल पैदा होने वाली है किसकी बॉडी के अंदर? ग्राही के शरीर के अंदर। किसके शरीर के अंदर? ग्राही के शरीर के अंदर। अब ग्राही के शरीर में क्या होगा? अगर जिसका रक्त समूह ए है, जो लेने वाला है उसका रक्त समूह बी है, दाता ने इसको दे दिया तो नुकसान हो जाएगा। दोनों समान प्रकृति के हो गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर समान प्रकृति के हो जाते हैं तो फिर होगा क्या? ग्राही के शरीर में आरबीसी का संवहन हो जाता है। आरबीसी का संवहन हो जाता है। आरबीसी के संवहन से मतलब ये है कि अगर ये वाला प्रोसेस हो गया ना, ये वाला प्रोसेस, तो नुकसान हो जाएगा एक्सेप्टर को, यानी कि रिसीवर को, ग्राही को नुकसान हो जाएगा। और नुकसान ये होगा कि ग्राही के शरीर के अंदर दाता तो ब्लड देकर चला गया, अब ये क्या है? ये सेम प्रकृति के हो गए, तो नुकसान हो गया। ठीक है, तो ग्राही के शरीर में आरबीसी का समूहन हो जाता है। और आरबीसी के समूहन से मतलब ये है कि आरबीसी के अंदर गांठे पड़ जाते हैं, आरबीसी के अंदर गुच्छा ही गुच्छा हो जाएगा, पूरा ब्लड जम जाएगा, पूरा खून जम जाएगा। आरबीसी में क्या हो जाती है? गांठे पड़ जाती है। ठीक है, मतलब आरबीसी का क्या हो गया? संवहन। और ऐसा होने से पूरी बॉडी के अंदर हानिकारक पदार्थों का जमा हो जाता है, बिलीरुबिन और बिलीवरिडीन। ठीक है, और धीरे धीरे अगर इन हानिकारक पदार्थों का जमाव होता जाता है, ठीक है, तो हमारे शरीर की जो आवश्यक अंग जैसे किडनी है, लिवर है, वो सारे क्या होते जाते हैं? डैमेज होते जाते हैं, क्योंकि बिलीरुबिन बिलीवरिडीन बन चुके हैं, वो हानिकारक पदार्थ है। वो क्यों बने? वो आरबीसी का संवहन होने से बने। दो पदार्थ बन गया ना, एक तो बिलीरुबिन, एक बिलीवरिडीन। ये दो पदार्थ बन गए और ये दोनों पदार्थ कैसे होते हैं? हानिकारक। और ये दोनों हानिकारक पदार्थ बनने के बाद शरीर के अंगों को क्या करते जाते हैं? डैमेज करते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आरबीसी का संवहन। इसको बोलते हैं रुधिर की लयनता हो जाती है। रुधिर लयनता मतलब पूरा ब्लड ही जम चुका है, आरबीसी में गांठें पड़ गई, ऐसा होने से दो हानिकारक पदार्थ बने, बिलीरुबिन और बिलीवरिडीन। और इन दोनों हानिकारक पदार्थों ने शरीर के अन्य आवश्यक अंगों को क्षतिग्रस्त कर डाला, जैसे वृक्क है, जैसे यकृत है, हृदय है। और धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति, अगर ये सारा प्रोसेस होता जाता है, तो अगर इन केस जो ग्राही है, जो पेशेंट है, उसको नहीं संभाला गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब देख लो, गलत रक्त चढ़ाने से, गलत रक्त से मतलब है गलत रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त अगर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाए, गलत से मतलब ये है कि ए वाला बी को दे ही नहीं सकता, ए वाला बी को दे ही नहीं सकता, और अगर दे दिया तो फिर नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जो ब्लड ग्रुप देखा जाता है, ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम होने चाहिए कि ए वाला ए को दे सकता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। अब सोचो, ए वाला ए को दे सकता है, अब समझना ध्यान से। अगर इसी क्वेश्चन को मैं घुमाऊं, अगर जो ग्राही है, जो विजय है, इसका भी रक्त समूह क्या होता है? ए होता। इसका भी रक्त समूह क्या होता? ए होता। तो ग्राही का तो क्या देखा जाता है? एंटीबॉडी। तो ए की एंटीबॉडी क्या होती है? ए की एंटीबॉडी स्मॉल बी होती है। क्या होती है? स्मॉल बी। तो फिर इन दोनों की प्रकृति क्या होगी? समान ही है ना, प्रकृति होगी असमान। और अगर जब प्रकृति असमान है तो फिर प्रतिरक्षा बन जाती है।
प्रतिरक्षा प्रणाली बन जाती है, ये सारा काम नहीं होगा। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि दो व्यक्तियों के बीच में फिनोमेना देखा जाता है, एक दाता होता है, ग्राही होता है। दाता एंटीजन देता है, ग्राही एंटीबॉडी देता है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी समान प्रकृति के हुए तब तो रुधिर लयनता हो जाएगी, तब तो आरबीसी का क्या हो जाएगा, समूहन हो जाएगा। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी असमान प्रकृति के हैं तो फिर प्रतिरक्षा बन जाएगी, तब हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। देखो अलग अलग आ रहे हैं ना कि ए है, ये बी है, तो ऐसा कब पॉसिबल हुआ जब दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हुआ। दोनों का ब्लड ग्रुप अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप हुआ तो फिर ये वाला ये असमान प्रकृति चेंज हो जाती है, किसमें चेंज हो जाती है, समान में चेंज हो जाती है, तो नुकसान हो जाता है। अब सोचो आज दाता है वो ए है और अगर ग्राही है ए बी है, ग्राही क्या है, ए बी है, तो जो ए बी है वो सबसे रक्त ले सकता है। तो कैसे ले सकता है, ये प्रोसेस भी एक बार देख सकते हैं। अजय दाता इसका ब्लड ग्रुप ए है, विजय ग्राही है इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए बी ग्राही है, ये किसी से भी रक्त ले सकता है। दाता का देखा जाएगा एंटीजन, ए का एंटीजन होता है ए, और जो ग्राही है, ग्राही क्या है, ए बी के पास एंटीबॉडी, तो ये टेबल में जाके देखना ए बी के पास एंटीबॉडी होती ही नहीं है, ए बी के पास एंटीबॉडी है ही नहीं, तो यहाँ पर एंटीबॉडी आएगी नहीं। अगर एंटीबॉडी ही नहीं है तो फिर प्रकृति नहीं बन पा रही, इसका मतलब आरबीसी का समूह नहीं हो पाएगा, प्रतिरक्षा फिर भी बनेगी तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ से एंटीजन ही आ रहा है, दूसरी तरफ से एंटीबॉडी नहीं आ रही, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, तो किसी प्रकार का कोई नुकसान ही नहीं है। तो समझ गया ना, ए बी कैसे हर किसी का रक्त ले सकता है, क्योंकि ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं होता, जो दाता होगा वो अपना एंटीजन भेजेगा, तो ए बी को कोई नुकसान नहीं है। अगर बात करें ये जो दाता है इसका ब्लड ग्रुप है ओ और इसका ब्लड ग्रुप है ए, तो जो दाता है, जो दाता आपकी बात क्या है, ओ है, दाता क्या है, ओ, और ओ जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग या जिस व्यक्ति का रक्त समूह ओ होता है वो तो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको रक्त दे सकता है। तो जो देने वाला होता है दाता, उसका क्या देखा जाता है, एंटीजन, तो ओ के पास टेबल में जाके देखना, ओ के पास एंटीजन होता ही नहीं, ओ के पास एंटीजन होता ही नहीं, तो ये क्या भेजेगा, इधर से ग्राही कुछ भी भेजे, ग्राही कुछ भी भेजे, ओ के पास एंटीजन ही नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ए है ये एंटीबॉडी क्या भेजेगा, बी भेजेगा, तो इधर से तो एंटीजन आया ही नहीं ना, इधर से बी आया, तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ अगर ए बी हो इधर, अगर इधर क्या हो ए बी, तो दाता का तो एंटीजन कुछ है ही नहीं, ग्राही कौन है, ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है, तो भी कोई नुकसान नहीं है। कहने का मतलब ये है जब दो व्यक्तियों के मध्य रुधिर का लेन देन हो रहा है, एक दाता एक ग्राही है, दाता का एंटीजन देखा जा रहा है और ग्राही का एंटीबॉडी देखा जा रहा है, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी समान प्रकृति के नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, असमान प्रकृति के, और असमान प्रकृति के तभी होंगे जब आप इनका ढंग से मिलान करोगे। हाँ वो सबको दे सकता है, क्योंकि अगर वो दाता बनता है तो उसका एंटीजन जाता है जो कि ओ के पास है ही नहीं। ए बी सबसे ले सकता है, क्योंकि ए बी अगर ग्राही बनता है तो ग्राही का एंटीबॉडी देखा जाता है जो कि ए बी के पास है ही नहीं, तो उस केस में भी कोई नुकसान नहीं है। समझ गए। अब ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। नहीं समझ में आया तो ये जो वीडियो है उसको रोक रोक के ढंग से देख लेना, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से नोटिस करवा देता हूँ। जो दाता होता है उसका एंटीजन देखा जाता है, ग्राही का एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी समान प्रकृति के नहीं होने चाहिए, अगर समान प्रकृति के हुए तो ग्राही के शरीर में रुधिर लयनता हो जाती है, मतलब आरबीसी का समूहन हो जाता है, आरबीसी में गांठें पड़ जाते हैं, आरबीसी के गुच्छे हो जाते हैं। ऐसा होने से पूरे शरीर के अंदर, पूरे ब्लड के अंदर दो हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीरुबिन, और ये धीरे धीरे पहले किडनी को खत्म करेंगे, फिर लीवर को खत्म करेंगे, हार्ट को, और देखते देखते पूरी बॉडी क्या होने लग जाती है, डैमेज। तो ऐसे ध्यान रखना। हाँ, समान रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ही समान रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। समान रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति असमान रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को खून नहीं दे सकता, मतलब ए वाला ए को देगा, ए वाला बी को नहीं दे सकता। और बाकी तो ए भी सबसे ले सकता है, वो सबको दे सकता है। क्यों ले सकता है, क्यों दे सकता है, वो भी मैंने सारा समझा दिया। तो ये एबीओ ग्रुप तो कंप्लीट खत्म। जो एबीओ रक्त समूह है ना, वो तो मैंने कंप्लीट क्या करवा दिया, खत्म करवा दिया। अब हमें पढ़ना है आरएच रक्त समूह। आरएच रक्त समूह देखो,
नेक्स्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? RH। नेक्स्ट जो रक्त समूह है वो है RH रक्त समूह। RH फैक्टर। RH रक्त समूह, ये हमें पता है कि आरबीसी के ऊपर 3 एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हमें ब्लड ग्रुप का डिटरमाइन करना है, निर्धारण करना है, तो आरबीसी की जो सरफेस होती है, सतह होती है, उस पर कितने टाइप के एंटीजन होते हैं? 3। एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन RH। RH से इस चीज का पता लगता है कि एबीओ रक्त समूह है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके अलावा RH और क्या कर सकता है, वही सारी जानकारी लेनी है हमें इस टॉपिक से। तो देखो जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर की खोज भी किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय वही वैज्ञानिक है जिसने एबीओ खोजा था, कार्ल लैंडस्टीनर। इसको भी किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। और किसमें खोज की थी? मतलब जो RH फैक्टर ढूंढा था ना कार्ल लैंडस्टीनर ने, वो मकाका रिसस नामक बंदर में, एक बंदर था जिसका नाम था मकाका रिसस। बंदर का नाम क्या था? मकाका रिसस। और उसी बंदर में सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने RH फैक्टर या RH रक्त समूह की खोज की थी। अब ये जो RH रक्त समूह है, जो RH फैक्टर है, ये भी तो एक प्रकार की प्रोटीन है, ठीक है। और प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से, मतलब एमिनो अम्लों से। तो ध्यान रखना जो RH फैक्टर है वो 417 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ है। जो RH फैक्टर है वो कितने एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ है? 417। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के बाद छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि RH रक्त समूह की खोज किसने की? RH रक्त समूह की खोज किसमें की? RH रक्त समूह में एमिनो एसिड की कितनी इकाइयां पाई जाती है? ऐसे 417 इकाइयां। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? वो तो हमें पता है RH का मतलब ये होता है कि वो एबीओ का धनात्मक और ऋणात्मक का निर्धारण करता है कि एबीओ रक्त समूह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो अगर मैं RH फैक्टर की बात करूं तो कितने इंडियन RH फैक्टर है, मतलब RH पॉजिटिव है, तो 85% इंडियन, मतलब 85% भारतीय ऐसे हैं जिनमें RH फैक्टर या RH रक्त समूह पाया जाता है। 85%। बहुत रेयर केस में RH नेगेटिव होता है। हम सब अप्रोक्सली, जहां तक मेरा आइडिया, हम सब RH पॉजिटिव है, ठीक है। सब RH पॉजिटिव है क्योंकि 85% भारतीय है। 85% भारतीय ऐसे हैं जिनमें RH पाया जाता है। अगर RH है तो हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो क्या हो गया? धनात्मक हो गया ना। तो 85% इंडियंस ऐसे हैं जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है। बाकी बचे कितने? 15% इंडियन। 15% इंडियंस ऐसे हैं जिनमें जो RH नेगेटिव होते हैं, जो RH जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता, इनमें RH फैक्टर पाया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो RH फैक्टर है, जो RH फैक्टर है वो कितने टाइप का होता है? RH 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5। RH 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार से कौन से समझना ध्यान से? 1 2 3 4 5 प्रकार है। RH 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 कितने प्रकार के? 5। अब इनको याद करने की भी ट्रिक थी। जैसे हमने एंटीबॉडी को याद किया था ना, गया मस्जिद आई ईद, 5 थी IgG, ठीक है, IgM IgA IgE IgD। वैसे RH भी 5 प्रकार के हैं। और इसकी ट्रिक ये है कि भूल भी जाओ आप तो ध्यान रखना, आजकल जो म्यूजिक सिस्टम आता है बजाने का, उसको हम पहले किस नाम से जानते थे? डेक। ऐसे कहते थे ना, डेक बजाना है, डेक, DEC डेक। तो हमें क्या करना है? इस
डेक के साथ RH फैक्टर की ट्रिक बनानी है, ठीक है। कैसे बनाओगे? तुम बोलोगे सर तो 3 ही है, E को डबल करना है, C को डबल करना है, D E को डबल कैसे करोगे? एक बड़ा E एक छोटा E, एक बड़ा C एक छोटा C, D E छोटा E बड़ा C छोटा C, 1 2 3 4 5 RH हुए कि नहीं? उठा के लगाओ यहाँ से, मतलब RH D, RH कैपिटल E, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C, RH स्मॉल c, डेक। इसे ध्यान रखना, डेक से इसकी ट्रिक बनी है, E को डबल करना है, C को डबल करना है, RH 5 हो गया ना। तो 5 टाइप के RH पाए जाते हैं, 5 टाइप के RH। इनमें जो RH D है वो 85% होता है। RH D की जो RH 5 प्रकार के होता है, RH D सबसे ज्यादा लोगों में पाया जाता है, कितने प्रतिशत? 85%। RH C 80% लोगों में, RH E भी 80% लोगों में, RH E जो पाया जाता है 30% लोगों में, और ये RH स्मॉल e 78% लोगों में पाया जाता है। ये इसकी प्रेजेंस है। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो RH है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप संख्या याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट RH पिछली साल आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट RH होता है RH D। क्यों? क्योंकि वो प्रतिरक्षा निर्माण में भाग लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट RH। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरक्षा निर्माण में भाग लेता है। किसकी बात है? RH D की। किसकी बात है? RH D। ध्यान रखना, RH D सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि RH D सबसे महत्वपूर्ण RH है, क्योंकि ये प्रतिरक्षा निर्माण में भाग लेता है। बस एक बार वापस आओ, एक भी रक्त समूह के अलावा हमारे शरीर में एक और रक्त समूह पाया जाता है जिसे RH रक्त समूह कहते हैं। इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीलर ने की, ठीक है। किसमें की? मकाका रिसस नामक बंदर में। RH फैक्टर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है किससे बना हुआ है? एमिनो एसिड से, एमिनो अम्लों से। कितने एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ है? 417। कितने एमिनो अम्लों से? 417 से। 85% भारतीय ऐसे हैं जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है, 15% इंडियन ऐसे हैं जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता। RH 5 प्रकार के होते हैं, RH D, RH कैपिटल E, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C, RH स्मॉल c। इनकी ये प्रेजेंस है। सबसे ज्यादा संख्या में RH D होता है 85%, और RH D सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तभी तो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रतिरक्षा निर्माण में भाग लेता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, नोटिस करना, क्वेश्चन ये है कि क्या RH पॉजिटिव व्यक्ति RH नेगेटिव व्यक्ति को रक्त दे सकता है क्या? व्यक्ति को रक्त दे सकता है क्या? क्वेश्चन क्या है? RH पॉजिटिव व्यक्ति RH नेगेटिव व्यक्ति को रक्त दे सकता है क्या? तो मैं आंसर ये लिखूंगा कि नहीं दे सकता। RH पॉजिटिव व्यक्ति RH नेगेटिव व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता, क्योंकि ये अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों नहीं दे सकता। तो क्यों नहीं दे सकता, वो चीज हम जान चुके हैं। आज वो चीज हम जानते हैं, आज के टाइम में RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? वो तो सोल्यूशन देने पर समझ में आ जाएगा। चलो नहीं दे सकता, ये तो चीज समझ में आ गई ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काम हो जाता है, कई बार ऐसे केस आते हैं कि ना चाहते हुए भी RH पॉजिटिव व्यक्ति RH नेगेटिव व्यक्ति को रक्त दे देता है। तो ऐसा कब होता है? सुनो ध्यान से। मान लो कोई लेडीज है, कोई महिला है, उसके गर्भ में कोई बच्चा है, और अनफॉर्चुनेटली जो महिला है उसका रक्त समूह है RH नेगेटिव, मतलब उसमें RH नहीं है, और जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है। उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो RH पॉजिटिव है। बच्चा जो है RH पॉजिटिव कैसे हुआ? वो पिता से हुआ। समझना ध्यान से, एक महिला है और एक छोटा बेबी है। जो महिला है वो है RH
नेगेटिव और जो बेबी है वो है RH पॉजिटिव। अभी हमें पता है जब अकाउचमेंट प्रोसेस होता है, जब प्रसव क्रिया होती है, जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उसका ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है किसके? मदर में। उसका ब्लड डेफिनेटली कांटेक्ट में आएगा किसके? मदर के ब्लड में। तो देखो ये काम ना चाहते हुए भी हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा? RH पॉजिटिव व्यक्ति RH नेगेटिव व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता, तो बच्चा RH पॉजिटिव है, ये RH नेगेटिव है। RH पॉजिटिव व्यक्ति RH नेगेटिव को ब्लड दे रहा है, जानबूझ के ब्लड, सॉरी जानबूझ के तो नहीं बोल सकते, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से रक्त आ रहा है। RH पॉजिटिव बच्चा, RH पॉजिटिव माता, ये इस बच्चे की माता है। तो जब ये बच्चा गर्भ से बाहर आता है, आपके माँ के पेट से बाहर आता है, तो इसका रक्त इसके रक्त के साथ मैच कर जाता है, मिलान हो जाता है। ऐसा हो जाए तो क्या होगा? देखो जैसे ही इस बेबी का रक्त मदर के कांटेक्ट में आता है, मदर के कांटेक्ट में आता है, तो इस माता के शरीर के अंदर, माता के शरीर में एक एंटीबॉडी बन जाती है। क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी है IgG वाली। जैसे ही RH पॉजिटिव बच्चा RH नेगेटिव माता को रक्त देता है, ये खुद नहीं देता, हो जाता है क्या? डिलीवरी के दौरान जैसे ही इसको रक्त देगा तो माता के शरीर में तुरंत एक एंटीबॉडी बन जाती है IgG। अब देखो ये बच्चा तो बाहर आ गया, ये मान लो इस माता का पहला बेबी था, पहला बच्चा है, तो ये तो बाहर आ गया। तो इस बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं है, ये तो उल्टा नुकसान देकर आया है। ये तो माँ को RH पॉजिटिव रक्त देकर आ गया, जब माता को देकर आ गया तो माता के शरीर में एक एंटीबॉडी बन गई, और वो कौन सी है? IgG। अब ये एंटीबॉडी है ना, वो हानिकारक है किसके लिए? जो दूसरा बच्चा आएगा। सोचो ये जो मान लो ये फर्स्ट बेबी है, कौन सा बेबी है? फर्स्ट बेबी है। अब ये तो बाहर आ गया, बाहर मतलब इसका तो जन्म हो गया ना, ये बच्चा तो बाहर आ गया। अब मान लो इस महिला के सेकंड बेबी होता है, कौन सा बेबी? सेकंड बेबी। अब ये सेकंड बेबी का ब्लड भी इस माता के कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इस सेकंड बेबी को नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि माँ के शरीर में पहले से क्या बन गई थी? एंटीबॉडी IgG। और ये जो एंटीबॉडी IgG है ना, इस बेबी को नुकसान पहुंचाती है। मतलब ये माता के शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी IgG, पहला बच्चा तो बाहर आ गया, जब दूसरा बच्चा गर्भ में होगा तो ये पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडी पहले बन गई थी ना, ये फर्स्ट बेबी देके गया था, ये बना कर गया था। तो जैसा ही सेकंड बेबी माँ के गर्भ में जन्म लेगा तो इस माता की एंटीबॉडी IgG सेकंड बेबी की RBC का समूहन करेगी। इस बेबी की RBC का समूहन, ये वही प्रोसेस है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, जब कौन किसको रक्त दे सकता है, ले सकता है। तो इस सेकंड बेबी के शरीर के अंदर RBC का समूहन हो जाएगा, मतलब RBC में गांठें पड़ जाएगी, RBC में गुच्छे पड़ जाएंगे, पूरा ब्लड जम जाएगा सेकंड बेबी का। क्यों जम जाएगा? क्योंकि माता के शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी, इसमें माता भी कुछ नहीं कर सकती, ये बनी हुई है। तो ये जो एंटीबॉडी IgG ये इसको नुकसान पहुंचाएगी और अनफॉर्चुनेटली बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ऐसा काम होता है। और मान लो बाई लक इस बच्चे को बचा लिया जाए, बाई चांस ऐसे बच्चे को बचा लिया जाए, तो अगर ये बच्चा बच भी जाता है तो फिर इस बच्चे में एक रोग होगा, और वो रोग है गर्भ रक्ताणु कोरकता। कौन सा रोग होगा? गर्भ रक्ताणु कोरकता। देखो वापस समझना ध्यान से, अगर फर्स्ट बेबी RH पॉजिटिव है, माता RH नेगेटिव है, इसका ब्लड इसके कांटेक्ट में आएगा तो माता की बॉडी के अंदर, माता के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी IgG बन जाएगा। फर्स्ट बेबी बाहर आएगा, जब सेकंड बेबी पैदा होगा तो माता के शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी IgG उस सेकंड बेबी की RBC का लयन करेगी, RBC को तोड़ेगी, गांठें पैदा करेगी, कुछ बन जाएगा उनके अंदर। अगर ये बच्चा बच भी जाता है तो कोई फायदा नहीं है, इसमें रोग हो जाता है और उस रोग का नाम है गर्भ रक्ताणु कोरकता। और इस रोग के लक्षण ये है कि ये जो बच्चा है ना, ये शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल कमजोर होगा, शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल कमजोर, कोई फायदा नहीं है अगर ये बच भी जाता है, ये रोग लेकर पैदा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा केस है तो इस केस में क्या होता है, अगर ऐसा केस है ना कि कोई महिला है वो RH नेगेटिव है, उसका हस्बैंड RH पॉजिटिव है, उसके हस्बैंड के RH पॉजिटिव उसके बेबी में जाएगा, तो अगर डॉक्टर को इस चीज का पता है कि फर्स्ट बेबी तो बच गया, सेकंड बेबी नहीं बच पा रहा क्योंकि ये वाला केस हो जाता है, तो
फिर भी इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि जब सेकंड बेबी, थर्ड बेबी, फोर्थ बेबी जब होता है तो जैसे डिलीवरी का टाइम आता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस महिला को एक इंजेक्शन लगाते हैं। महिला को क्या लगाएंगे, एक इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन होता है एंटी-आईजीजी। एंटी-आईजीजी मतलब ये जो एंटीबॉडी बना हुआ था ना माता के शरीर में, इसका भी इसको नष्ट करने के लिए एक एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाता है और उसको बोलते हैं रोगम प्रतिरक्षी। रोगम प्रतिरक्षी, रोगम प्रतिरक्षी बोला जाता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर, डिलीवरी के 24 घंटे से पहले इस माता को एंटी-आईजीजी का इंजेक्शन लगाते हैं जिसका नाम क्या है, रोगम प्रतिरक्षी। फिर ये इसको नष्ट करती है और हो सके तो ये काम सक्सेस हो जाता है। ऐसे ध्यान रखना, ऐसे ये केस है कि RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता। अगर दे भी देगा ना RH पॉजिटिव वाला, तो RH जो नेगेटिव व्यक्ति है, जो ग्राही है, उसकी RBC का क्या हो जाता है, समूह हो जाता है, जिसको रुधिर लयनता बोलते हैं। RBC में गांठें पड़ जाएगी, कुछ हो जाएंगे, पूरा ब्लड जम जाएगा। ना चाहते भी ये काम हो जाता है माता और बच्चे के बीच में। फर्स्ट में भी बचेगा, सेकंड में रोग होगा। अगर इसको बचाना है 24 घंटे से पहले पहले माता को इंजेक्शन दिया जाता है एंटी-आईजीजी का, जिसको रोगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो ये केस है ऐसे जिसका रक्त समूह RH पॉजिटिव है, वो नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये था RH फैक्टर की कंप्लीट डिटेल। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी इस चैप्टर से 2 चीज बच रही है, एक तो रक्तदान और एक अंगदान और देहदान, वो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।